जय हिंद, नमस्कार। मैं आर के ठकुरेला आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 6 का अभ्यास 10C का पहला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्नांकित के मौसा ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक या हम अपनी भाषा में बोल देते हैं मासापा। हमें ज्ञात करना है इसका मासापा। सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं। इसका पहला पार्ट है 144 और 198। अभाज्य गुणनखंड विधि से मासापा ज्ञात करने के लिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए पहले हमें इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करना मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 का डिवाइड करेंगे। 2 तिया 6, 1 बचा, इधर लिया 12 हो गए। 2 छिक्के 12, 18 दूनी 36, 2 का भाग 18 बार, फिर 2 का भाग 9 बार, फिर 9 में 2 का लगाएं। 2 चौके 8, 2 पंजे 10। या तो ज्यादा जा रहा है या कम रह रहा है, तो किसका लगाएंगे? 3 का। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर 198 के गुणनखंड करेंगे। 2 निम्मा 18, 1 बचा, इधर लिया तो 18 हो गए। 2 निम्मा 18। अब नहीं जाएगा 2 का, तो किसका लगाएंगे? 3 का। 3 तिया 9, 3 तिया 9। 33 में फिर से 3 का। 11 तिया 33 होते हैं ना। 3 एकम 3, 3 एकम 3। और 11 भाज्य संख्या है, तो 11 में 11 का ही भाग जाता है। इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए। इन्हें आगे लिखेंगे 144 के गुणनखंड। 144 के आगे गुणा कर करके लिख देंगे। 1 2 3 4। 4 तो यहाँ पे 2 के अंक हैं। 4 बार आया है 2 का अंक, और 3 का अंक आया है 2 बार। इसी प्रकार हम लिखेंगे 198 के लिए। 198 में 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। हमें इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो इसमें कॉमन नंबर मिलाते हैं। देखो, एक ये मिल रहा है, एक 3 से 3 मिल रहा है। 3 तो दोनों मिल रहे हैं ये। तो ऐसा करो, इसे इससे मिला दो और इसे इससे मिला दो। तो यहाँ पे लिखेंगे महत्तम समापवर्तक। क्या लिखेंगे? महत्तम समापवर्तक। जो संख्या कॉमन है, जो लाइन मिल रही है, उसमें से एक एक संख्या हम लिख लेते हैं। जैसे ये दोनों 2 मिल रहे हैं, तो 1 2 लिख लिया यहाँ से। इस 3 के जोड़े में से एक 3 लिख लिया यहाँ से। इस 3 के जोड़े में से 3 लिख लिया। तो ये हो गया 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो 144 और 198 का महत्तम समापवर्तक हो गया 18। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं इसका, जो है 225 और 450। तो 225 के गुणनखंड करेंगे पहले, सेकंड पार्ट करने के लिए। 225 के भाज्य गुणनखंड करेंगे। देख पा रहे हैं इनका जोड़ अंकों का 5 और 2 7 और 2 9। 3 का भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। 3 सत्ते 21, 1 बचा, 15 हुए। 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग, 3 दूनी 6, 1 बचा, 15 हुए। 3 पंजे 15। फिर 5 का, 5 पंजे 25। फिर 5 का 5 एकम 5। फिर 450 के गुणनखंड करेंगे। इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 2 का भाग अब इसमें नहीं जाएगा। कितने का जाएगा? 3 का। फिर तो सेम यहाँ से जैसे इसमें हो रहा है वैसे ही करते जाएंगे, क्योंकि 225 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एक ही तरीके से हो सकते हैं ये। सो हम ऐसे कैसे इसे लिख देंगे। अब जैसा कि हमने अभी किया था, इन संख्याओं के गुणनखंडों को इनके आगे गुणा करके एक क्रम से लिख देंगे। 3 गुणा 3, और ये 5, और ये वाला 5। अब 450 के गुणनखंड लिखेंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3, और दूसरा ये 5 गुणा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर कॉमन नंबर देखेंगे। देखो, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। केवल 2 को छोड़ के सब मिल रहे हैं, तो सब में से एक एक लिख लेंगे। एक 3 लिखेंगे इसमें से, एक 3 इसमें से, एक 5 इसमें से,
और एक 5 इसमें से, सबका गुणा करेंगे। 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75 तिया 225। चाहे आगे से गुणा करें चाहे पीछे से, गुणनफल सेम ही आना है। इधर से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 पंजे 45 और 45 पंजे 225। आंसर कितना आना है? 225, यानी कि सेम आंसर आएगा, किधर से भी गुणा कर सकते हैं। अब तीसरे पार्ट को देखते हैं इसके को। तीसरा पार्ट है इसका 13, 39 और 273। देखो, जब भी हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें तो एक आइडिया मैं आपको बता दे रहा हूं कि उसका जो महत्तम समापवर्तक है वो सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं होगा, सबसे छोटी संख्या से बड़ा नहीं होगा। यानी इसका महत्तम समापवर्तक 13 से बड़ा नहीं होगा। करके देख लेते हैं। 13 के वाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्योंकि 13 वाज्य संख्या है तो 13 एकम 13। इसी प्रकार 39 के करेंगे, 3 का डिवाइड किया 13 बार और 13 का डिवाइड किया एक बार। फिर 273, 273 में देखेंगे किसका भाग जा रहा है, 3 का ही लगाओ। 2 में तो नहीं जा रहा, 27 में 3 नम 27, 3 एकम 3। फिर 3 का तो नहीं जा रहा, फिर 7 का लगाएंगे क्योंकि 5 का तो जाएगा नहीं। 7 एकम 7, 2 बचे 21 हो गए, 7 तिया 21, 13 एकम 13। अब 3 संख्याएं हैं यहाँ पर, पहले 2 संख्याएं थी। 3 संख्याओं में हमें क्या करना है कि इसके गुणनखंडों को ऐसे ही लिख लेना है जैसे हम अभी लिख रहे थे। 39 में 3 गुणा 13 आ रहा है, 273 में आ रहा है 3 गुणा 7 गुणा 13। अब हम यहाँ से देखते हैं कॉमन क्या है, तीनों में मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर 2 में मिल रहा है आप उसमें से लिख लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। देखो 13 इधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है, तो इसका महत्तम समापवर्तक जो है वो कितना आ गया, 13। आप कहेंगे ये 3 भी तो मिल रहा है, लेकिन ये इसमें पहली वाली संख्या में नहीं है। जो भी महत्तम समापवर्तक है वो तीनों संख्याओं में कॉमन होना चाहिए, उसी टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब तीसरा पार्ट देखेंगे इसका। तीसरा तो हो गया, चौथा पार्ट है इसका 120, 144 और 204। चौथा पार्ट है इसका 120, 144 और 204। ऐसे ही गुणनखंड करेंगे इसके हम। 120 के गुणनखंड करें तो 2 छिक्के 12 और 0 में न जाने की 0। फिर 60 में करेंगे 30 बार गया क्योंकि 30 दूनी 60, 15 दूनी 30। फिर 2 का तो नहीं जाएगा 15 में, तो 3 का। ये आप जान चुके हैं, बार बार क्या बताऊं मैं आपको। फिर भी समझ में नहीं आता तो पीछे वाली वीडियो में आप जा करके क्लियर कर सकते हैं सारे डाउट्स। 144 में लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 36 दूनी 72 होता है, 36 बार जाएगा। 18 दूनी 36 होता है, 18 बार। 9 दूनी 18 होता है, 9 बार। 9 में 3 का भाग जाता ही है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 204 को पकड़ेंगे फिर, 2 एकम 2। अब देखो यहाँ गलती करते हैं, 2 एकम तो 2 दूनी 4 कर देंगे, लेकिन 0 है तो न जाने की 0 भी लगाएंगे, ठीक है ना। 1 में नहीं जा रहा, 10 में लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का लगाओ, 3 एकम 3 ते 7 21। क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 17 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 17 एकम 17। तीनों के गुणनखंडों को उसके आगे एक एक करके गुणा करके लिख देंगे हम। 120 के गुणनखंड में 3 2 बार है, 1 3 बार है और 5 3 1 बार है, 5 1 बार है, तो 3 गुणा 5 इस तरीके से। इसी प्रकार 144 में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 4 बार आ गया ये, और 3 गुणा 3। और 204 में 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17। क्या लिखेंगे यहाँ पे, महत्तम समापवर्तक। अब ध्यान देना, यहाँ से हमें क्या करना है, कॉमन देखने हैं। देखो ये 2 मिल रहा है इधर पूरा, ये 2 मिल रहा है इधर पूरा, ये 2 यहाँ तो मिल रहा है लेकिन नीचे नहीं मिल रहा। फिर 3 3 मिल रहा है पूरा,
और कोई भी नंबर तीनों में पार नहीं मिल रहा है। दो में तो मिल रहा है लेकिन दो में हमें नहीं मिलाना है, तीनों संख्याओं में जो अभयनिष्ठ हो उसी को लिखना है। अब देखो दो दो तीन ये कॉमन मिल रहे हैं, दो दो तीन, इसका गुणा करो, तीन दूनी छह, छह दूनी बारह, इधर से करें दो दूनी चार, चार तिया बारह, आंसर बारह ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पार्ट इसका, दो पार्ट और बचे हैं इसके, जल्दी से कर लेते हैं। अगला है 101, 909 और 1111। 101 के फैक्टर कर सकते हैं आप, चलिए बताते हैं। 101, 909 और 1111। तो 101 के गुणनखंड करो, देखो किसका भाग जा रहा है। 101 जो है, देखो हम किसी भी संख्या को ये देखने के लिए कि उसमें किसका भाग जा सकता है, उसके वर्गमूल तक की संख्याओं का भाग लगा के चेक करते हैं। अब आप कहेंगे 101 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो इसके आसपास का वर्गमूल हम देखते हैं कि देखो 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100, 10 का वर्ग होता है 100। अब 10 के वर्ग के पास तक हम देखेंगे, यानी 10 तक की संख्या देखेंगे भाग लगा के, अगर भाग जा रहा है तब तो इसमें चला जाएगा और नहीं जा रहा है तो फिर नहीं जाएगा। सबसे पहले 2 का भाग लगाते हैं, 2 का तो इसमें नहीं जाएगा क्योंकि ये पीछे 1 आ रहा है, इसमें सम संख्या आनी चाहिए। 3 का भाग जाने के लिए अंकों का योग 3 होना चाहिए, लेकिन इसके अंकों का योग 2 हो रहा है। 4 का भाग हम लगाते नहीं है, 5 का जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट अंक 0 होना चाहिए, तब 5 का भाग जाएगा, या 5 होना चाहिए तब 5 का भाग जाएगा। 7 का भाग लगाएं, 7 एकम 7, 3 बचे, 31 हो गए, इसमें नहीं जा रहा 7 का भाग। फिर 8 का लगाएंगे नहीं, 9 का लगाएंगे नहीं, 10 का लगाएंगे नहीं। इसका मतलब है ये एक अभाज्य संख्या है, 101 में किसका भाग जाएगा, खुद 101 का ही जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान दिया ना कैसे चेक करते हैं, उस संख्या के पास का हम देखते हैं वर्गमूल। जैसे 101 है तो 101 के पास वर्ग संख्या कौन सी है, 100। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो 10 तक की संख्याओं का भाग हम इसमें लगा करके चेक करेंगे। ठीक है, अब करना है हमें 909। तो 9 9 18, यानी 3 का भाग जाएगा इसमें, तो 3 तिया 9, 0, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 0, 3 एकम 3। अब 101 अभाज्य संख्या है तो खुद का ही भाग जाएगा इसमें, 101 एकम 101। अब देखो नेक्स्ट संख्या आ गई 1111। यहाँ पे 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 का भाग जाने के लिए अंकों का योग 3 से डिवाइडेड होना चाहिए। अंकों का योग कितना, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 में तो 3 का भाग जाना नहीं है। 5 का जाएगा नहीं, 6 का लगाएंगे नहीं, फिर क्या करेंगे, 7 का देखेंगे। 7 एकम 7, 4 बचे, 41 हो गए, 7 पंजे 35, 6 बचे तो 61 हो गए, 61 में 7 का भाग जा रहा नहीं है। फिर किसका लगाएंगे, 8 का नहीं लगाना, 9 का नहीं लगाना, 10 का नहीं लगाना, 11 का लगाएंगे। 11 एकम 11, इस 11 में लगाया तो एक बार गया, अब ये 1 आ गया, न जाने की 0, फिर 11 हो गए, 11 एकम 11, फिर 101 का 101 में एक बार दोबारा से समझेंगे। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो अलग ऐसे लिख सकते हैं, और 11 का भाग लगाओ, 11 एकम 11, 0 बची, यहाँ से ये वाला 1 उतारा, इसमें भाग नहीं जा रहा, न जाने की 0, फिर ये वाला भी लिख लिया 11 एकम 11। इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे 101 बार। अब हम इसके महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए गुणनखंडों को इसके आगे लिखते हैं। तो 909 के गुणनखंड है 3 गुणा 3 गुणा 101, और 1111 के गुणनखंड है 11 गुणा 101। हम देखते हैं कौन सी संख्या यहाँ पे कॉमन है जो कि महत्तम समापवर्तक होगा। तो तीनों में जो कॉमन मिल रहा है वो क्या है, 101। 101 कॉमन मिल रहा है तीनों में, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 101, और ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इसका, छठवां पार्ट, जो है 625, 3125 और 15625। अगर आप इसका बार बार अभ्यास करें तो लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्तक आप देखते ही आंसर
इनका बता सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं इसका जो महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, ये आएगा 625। कैसे आएगा देखो, 625 आइडिया करना मैं बताऊंगा। ऐसे करते हैं कि सबसे छोटी संख्या जो है उसका भाग अगर सभी संख्याओं में जा रहा है तो वही उसका होता है महत्तम समापवर्तक। इसमें तो जा रहा है भाग इसका, इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये हम चेक करना पड़ेगा, लेकिन अब ये करने के लिए सीधा महत्तम समापवर्तक ही जो कर लेते हैं हम इसका। चलिए देखते हैं हमारा आइडिया सही है या गलत है। तो इसमें देखो 2 का भाग नहीं लगाएंगे, 3 का नहीं और 5 का लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 125 पंजे 625 होता है। फिर 5 का 25 पंजे 125, फिर 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, फिर 3125 का भाग लगाएंगे, सॉरी 3125 में 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 55 25। अब 625 के गुणनखंड ऐसे कैसे यहाँ से लिख देंगे, क्योंकि 625 के अभाज्य गुणनखंड सब जगह एक जैसे ही होंगे। ओके चलिए तीसरा बचा 15625। 15625 5 का भाग लगाइए, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 3125 ये वाले गुणनखंड लिख दो फिर से ऐसे ही। 625 फिर 5 का 125, फिर 5 का 25, फिर 5 पंजे 25 और फिर 5 एकम 5। अब इनके गुणनखंडों को इनके आगे लिखना है। 625 के गुणनखंड हैं 5 का अंक आ रहा है 4 बार, हम इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की घात 4। 3125 के गुणनखंड आ रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 की घात 5। 15625 के गुणनखंड आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 5 की घात 6। आप गुणा करके लिखना चाहें तो आप पूरा गुणा करके लिख दीजिए। ये 4 बार आ रहा है, ये 5 बार आ रहा है आपका, और ये कितनी बार आ रहा है, ये 6 बार आ रहा है 5 इसमें। अभाज्य गुणनखंड जो हमने किए हैं अभी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कॉमन संख्या देखनी है। देखो ये वाला 5 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, ये 5 और ये 5, 4 बार मिल रहा है ये। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा वो 4 बार 5 गुणा 5 गुणा 5 होगा। अब ये क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे 625। यानी हमने जो अनुमान लगाया था वो हमारा अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। इसका आंसर क्या आएगा, 625। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में